एंड दीज इंपॉर्टेंट टिप्स कुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल इफ, अगर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे जो बात मैं समझाना चाहता हूँ हर टिप में, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। और मैं उसके कुछ इंस्टेंसेस भी आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ और कहाँ से ये बात निकल कर आ रही है, राइट। तो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट वन, जो सबसे पहला टिप मुझे लगता है और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, दैट इवन दो व्हेन वी गेट इनटू एग्जामिनेशन, एज सुन एज पेपर विल कम आपके सामने जैसे ही आएगा, मैंने आपको बताया ही, पीपल विल स्टार्ट टाइपिंग। लोग क्या करते हैं, और मैं उसका रीजन भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। वो क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, इनफैक्ट क्वेश्चन को प्रॉपरली नहीं पढ़ते, और मैंने ये बहुत लोगों के पेपर में चेक किया है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से देयर इज अ क्वेश्चन विच सेज दैट लीडरशिप इज सिचुएशनल इन नेचर, डिस्कस दिस स्टेटमेंट विथ रेलेवेंट एग्जाम्पल्स। नाउ, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, इस क्वेश्चन में दो पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला, कि लीडरशिप को सिचुएशनल कंटेक्स्ट में लिखना है। तो व्हेन आई से सिचुएशनल कंटेक्स्ट, अब क्या मुझे कोई थ्योरी लिखनी है, क्या मुझे कंटिंजेंसी थ्योरी के ऊपर सारा फोकस करना है जिसमें मल्टीपल थ्योरीज आती हैं, क्या मुझे उसको डिस्कस करना है। अब इसमें कई बार डिस्कस होता है, कई बार एक्सप्लेन होता है, कई बार आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में वेरिएशन आ जाता है, राइट। तो व्हेन यू से डिस्कस, दैट मीन्स प्रेजेंटिंग बोथ काइंड ऑफ ओपिनियन, कि भाई सिचुएशनल लगता है आपको या नहीं लगता है, कि आप डिस्कस करो एंड देन कम टू द कंक्लूजन, राइट। एंड देन द नेक्स्ट पार्ट इज रेलेवेंट एग्जाम्पल्स। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो, देर आर टू पार्ट्स। तो अगर दोनों पार्ट आंसर नहीं हुआ, लेट से आपने डिस्कस कर दिया लेकिन आपने एग्जाम्पल्स नहीं दिए, तो ऑटोमेटिकली आप ऑलरेडी अपने मार्क्स, मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यू आर ऑलरेडी लूजिंग योर 4 मार्क्स और मे बी 5 मार्क्स, बिकॉज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हैज नॉट बीन आंसर्ड। लेट्स से देयर इज अनदर क्वेश्चन, मैं आपको अनदर एग्जांपल देता हूँ। अब मान लो ईएसआई का कोई क्वेश्चन है कि भाई हाउ डज मे बी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या एलपीजी ने किस तरह से क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एलपीजी के अंडर, एंड हाउ डज इट हेल्प्स इन इन कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इनकम और मे बी इकोनॉमिक ग्रोथ। अब अगेन इट्स अगेन टू पार्ट क्वेश्चन। तो मैं हमेशा क्या देखता हूँ स्टूडेंट का, कि जो मेन प्रॉब्लम मैं देखता हूँ, दे ऑलवेज राइट वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन रियली वेल और दूसरा पार्ट वो मिस कर जाते हैं, बिकॉज दे डोंट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। एंड दैट्स वाई पार्ट्स को दिमाग में, जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे होगे, उसी टाइम पे सेग्रीगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके कितने पार्ट्स लिखने हैं, क्या मुझसे रीजंस पूछे गए हैं। अच्छा, दूसरी गलती, एक तो हो गया कि पार्ट्स मिस हो जाता है, दैट्स वन पार्ट। दूसरा पार्ट जो एक और गलती मैं देखा हूं इतने इवैल्यूएशन में, वो ये देखा है कि स्टूडेंट व्हाट दे डू इज दे डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ये भी एक प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, मान लो रैशनल पूछ रहा है या ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, तो हम वहां पर एडवांटेज लिख दे रहे हैं, वहां पे हम स्कोप लिख दे रहे हैं, वहां पे हम चैलेंजेस लिख दे रहे हैं। मतलब क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और हम कुछ और लिख रहे हैं। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ या अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल विजन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। यहां पे स्टूडेंट क्या करता है, वो देखता है, और मैं इसके ऊपर एक लाइन में आपको आगे एक पॉइंट में मैंने मेंशन भी किया, अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ वो क्या करेगा। वो करेगा क्या, कम्युनिकेशन क्या है पहले वो लिख देगा, कम्युनिकेशन के क्या टाइप्स है वो लिख देगा, कम्युनिकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं वो लिख देगा, कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेजेस होते हैं वो लिख देगा। ये सब कुछ भी क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, ये सब कुछ भी क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, इसका मतलब आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया है। और एज एन इंस्ट्रक्टर जब मैं पेपर चेक करने बैठूंगा आपका, और जैसे ही पेपर आपका मेरे सामने आएगा, और मैंने पहले 3-4 लाइन में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन इंस्ट्रक्टर मैं आपको ये बता रहा हूं, कि जैसे पहले 3-4 लाइन में अगर मुझे आपका क्वेश्चन सही डायरेक्शन में जाता हुआ नहीं दिखा, तो आप याद रखिएगा कि आप या तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्रॉस लगा के चला जाएगा एग्जामिनर, या आपको बिल्कुल एवरेज मार्क्स लगा के चला जाएगा, 15 में से 6, 15 में से 5, ये आपको एवरेज मार्किंग करके चला जाएगा कि भाई इसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। So there are two kinds of error in this. Read the question carefully. First, one part of the question gets missed. Second, we don't understand the question really well. क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ करके मेक श्योर करें कि आपको क्वेश्चन समझ में सही तरह से आ गया है, कि भाई यही पूछा जा रहा है। और अब मैं उसको ब्रेक डाउन करके नोट भी कर लूंगा। आई विल जस्ट नोट इट डाउन कि अगर 2 पार्ट में क्वेश्चन है तो मुझसे क्या पूछा गया है, मतलब डिस्कस करने को कह रहे हैं, ओके, सिचुएशनल थ्योरी पूछी गई है, उसका डिस्कशन डालना है, और साथ में उसके एग्जाम्पल्स डालने हैं। अब जैसे एलपीजी वाला क्वेश्चन है तो उसमें मुझे इनिशिएटिव्स डालने हैं, और मुझे साथ में उसके साथ कुछ चैलेंजेस डालने हैं, जो भी मतलब उससे पूछा गया। आई विल नोट इट डाउन इन द इन रफ पेपर, सो दैट आई नो दैट मेरे को क्या लिखना है। तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप, दैट रीड योर क्वेश्चन पेपर वेरी केयरफुली। क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़े। आधे से ज्यादा लोग क्वेश्चन को समझे बिना ही लिखते हैं, क्योंकि उनके नोट्स पे कुछ और लिखा हुआ था।
दैट्स अनदर प्रॉब्लम जिसके ऊपर बात करेंगे. मूविंग ऑन टू द सेकेंड टिप, मेक श्योर यू कंप्लीट योर पेपर. नाउ अभी जब से मैंने मॉक टेस्ट शुरू किया और जितने भी लोगों ने मॉक टेस्ट दिया है, मैंने सिर्फ एक या दो स्टूडेंट को ही देखा जो पेपर कंप्लीट कर पा रहा है. एंड व्हेन आई से पेपर कंप्लीट कर पा रहा है, दैट मीन्स क्वेश्चन 1 2 3 अच्छा लिखा, 4 लिख ही नहीं पाए. क्वेश्चन 1 2 लिखा और इतना ज्यादा लिख दिया कि 3 और 4 में आपके पास अब लिखने का टाइम ही नहीं बचा है. तो अगर आपका एक क्वेश्चन भी मिस हो गया, अब इसमें भी अगेन दो सिचुएशन हो सकती है. एक तो आपका एक क्वेश्चन ही मिस हो गया, तो अगर क्वेश्चन मिस हो गया तो आपके चांसेस तो वैसे ही कम हो गए, कहानी खत्म. सेकंड, कि क्वेश्चन पेपर आप क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ, लेकिन आप लास्ट क्वेश्चन में बहुत कम लिख पाए. 400 मार्क्स का क्वेश्चन, 400 वर्ड्स का क्वेश्चन था, आप 100 वर्ड्स ही लिख पाए, 120 वर्ड्स ही लिख पाए. देन इवन दो आपको आता भी होगा, हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन आता हो बट आप मिस कर गए बिकॉज यू वर नॉट एबल टू मैनेज योर टाइम. सो मेक श्योर दैट यू कंप्लीट योर पेपर. एंड जब मैं कंप्लीशन की बात करूंगा तो इससे मैं टिप 3 को भी जोड़ता हूं यहीं पे, ताकि दोनों पॉइंट मैं समझा पाऊं. बैलेंस राइटिंग इज द की. व्हेन आई से बैलेंस राइटिंग, जस्ट 1 second, somebody wants to join. Okay. So when I say balance writing, that means every question should be given equal weightage. हर क्वेश्चन को आप इक्वल मात्रा में लिखें. यहां पर बेस्ट ऑफ 3 नहीं चेक होगा कि भाई मेरे को बेस्ट, मेरे 4 में से एक कोई अगर मैंने वीक भी लिखा तो ऊपर वाले 3 में मार्क्स लगा के मेरे को क्लियर कर देंगे. तो बैलेंस राइटिंग का मतलब यह है कि जिस तरह का आंसर आप 600 वर्ड्स के क्वेश्चन पे लिख रहे हो, ओवर एक्सप्लेनेशन से थोड़ा बचे. मैं हमेशा देखता हूं स्टूडेंट आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2 को बहुत हेविली राइट करता है, हेविली राइट करता है. 600 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो पूरा 550 570 तक जाके लिख रहा है, 500 प्लस वर्ड्स लिख रहा है, प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है, प्रॉपर एग्जांपल्स दे रहा है, कंक्लूजन दे रहा है. एक इंस्ट्रक्टर एकदम इंप्रेस हो जाता है, लगता है पहले दो क्वेश्चन यार क्या बढ़िया लिखे स्टूडेंट ने. अब पता चलता है आंसर नंबर 3 में गए तो 200 वर्ड मिल रहा है, आंसर नंबर 4 में गए तो कोई या तो क्वेश्चन छूट गया है या फिर 50 वर्ड मिल रहे हैं, कहानी खत्म हो गई. उससे बेटर तो यही होता कि मैं ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन में 400 वर्ड्स ही लिखता यार, 350 400 420 वर्ड्स ही लिखता. बट एट द एंड ऑफ द डे कम से कम मेरा पेपर बैलेंस तो नजर आता. और ये बैलेंस राइटिंग को मैं दो तरीके से देखता हूं. एक तो हो गया कि ओवरऑल आंसर वाइज बैलेंस होना चाहिए. एक मैं देखता हूं विद इन क्वेश्चन भी बैलेंस नजर नहीं आता. विद इन क्वेश्चन बैलेंस क्यों नहीं नजर आता, मैं उसके ऊपर बात करता हूं. स्टूडेंट ने पहला पॉइंट लिखा, उसको 8 लाइन में एक्सप्लेन किया है पूरा डिटेल में. अगले 2 पॉइंट 5 5 लाइन में एक्सप्लेन किए, और लास्ट के 3 पॉइंट जो है या 2 पॉइंट है उसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन किया है. ये कैसा बैलेंस है? और इससे मैं क्या कंक्लूड करूं एज एन इंस्ट्रक्टर? मैं तो ऑलवेज बिलीव करूंगा दैट द स्टूडेंट हैज रियली पुअर कंटेंट, एंड दैट्स व्हाई ही ऑलवेज वाज लाइक वेरी. एक दो पॉइंट में उसका पास अच्छा कंटेंट था तो बहुत ज्यादा लिख दिया, उसके बाद उसके पास कंटेंट ही नहीं था तो एक आध लाइन लिख कर निकल गया. उससे बेटर अप्रोच ये नहीं होती कि मैंने 3 3 लाइन में हर पॉइंट को एक्सप्लेन करता और एक बैलेंस होता, 2 ही लाइन लिखता. अगर 2 ही लिख रहा हूं, 3 ही लिख रहा हूं, तो एटलीस्ट बैलेंस तो दिखता आंसर में. तो बैलेंस राइटिंग ऑल्सो हैज टू पार्ट्स. फर्स्ट, कि वो क्वेश्चन वाइज बैलेंस नहीं है, और एक वो एक ही क्वेश्चन के अंदर पॉइंट वाइज बैलेंस नहीं है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वेन एवर वी आर राइटिंग पेपर, और ये दोनों पॉइंट को मैं लिंक करके दोबारा समझा देना चाहूंगा आपको. कि फर्स्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि दिस वन, कि आप अपना पेपर कंप्लीट करने के बारे में सोचो, और पेपर तभी कंप्लीट होगा जब ये थर्ड वाली बात सच होगी. जब आप बैलेंस राइटिंग कर दोगे तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा. अगर आप बैलेंस राइटिंग नहीं कर पाए तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा. और बैलेंसिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया. कि अगर मुझे पता है, और हर स्टूडेंट को अपनी राइटिंग कैपेसिटी पता होती है कि मैं कितना लिख पा रहा हूं, उसको क्लैरिटी है इस बात की. अगर आपने सही तरह से मॉक की टेस्ट की तैयारी की है, या सही तरह से राइटिंग की प्रैक्टिस की है, या यू वर गुड विद, या किसी ने आपको सही फीडबैक दिया है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली मुझे कितना लिख पाता हूं मैं विद इन 20 मिनट्स, विद इन 15 18 20 मिनट्स मेरा कितने वर्ड्स में लिख पाता हूं. मुझे क्लैरिटी है इस बात की. तो बस उतना ही लिखेंगे ना यार.
कल कुछ ऐसा अनोखा तो हो नहीं जाएगा, राइट? ऐसा तो नहीं होने वाला कि अगर मैं कल तक आज तक मैं 400 वर्ड लिख पा रहा हूं तो कल मैं एग्जाम में जाते ही 550 लिख दूंगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप 550 किसी आंसर पे लिख गए ना तो आप समझ लो किसी क्वेश्चन में आपने 150 वर्ड्स कम कर लो अपने, और वो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 4 होगा। So it's very, 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 very important that write your paper in a very balanced way. Then only it is possible to complete the paper. Otherwise, if you are not able to complete your paper या कोई एक क्वेश्चन आपका वीक पार्ट रह गया, एक होता है कि चलो रिलेटिवली वीक आंसर लिखा आपने एक क्वेश्चन पे, वो पॉसिबल है, वो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक हुआ कि जो 4-5 पॉइंट लिख के उसको एक्सप्लेन करना था वो भी नहीं कर पाए, या क्वेश्चन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वही पूरा नहीं कर पाए, तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनर विल पुट ए क्रॉस ओवर देयर एंड आपका एक क्वेश्चन चला गया तो खत्म हो गया। बस यहाँ तो एक एक मार्क्स पे गेम बदलने वाली है। Okay, moving on to the fourth point, and that is specific versus general writing. Now, this is a very important point जो मैं आपको समझाना चाहता था, और ये काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस के बाद, मैंने बहुत सारे पेपरों में देखने के बाद मैंने देखा, और स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चंस की बात करूंगा, द क्वेश्चंस विच कम्स इन ईएसआई एंड द क्वेश्चन विच कम्स इन फाइनेंस डायनेमिक। ये दो ऐसे सेक्शन हैं जहां पर आप जेनरिक राइटिंग नहीं कर सकते। What I say generic writing means आप जेनरिक लाइन लिख रहे हो, दैट गवर्नमेंट हैज टेकन अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स, ये जेनरिक लाइन है। इसको इंस्ट्रक्टर जब पढ़ेगा कहेगा कौन से इनिशिएटिव लिए भाई, क्या किया है, वो बताओ, स्पेसिफिक होके बताओ। अगर मैं कह रहा हूं कि अर्बनाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स उठाए हैं तो मुझे स्पेसिफिकली स्टेप्स बताने पड़ेंगे कि ये योजनाएं आई हैं, ये डाटा आया है। बहुत स्पेसिफिक राइटिंग चाहिए। अगर आप जेनरिक राइटिंग करोगे कि बस हाँ ये स्टेप्स लिए गए, जैसे जेनरिक राइटिंग क्या होती है, पॉवर्टी एलिवेट की गई है, कैसे की गई भाई, क्या डाटा चल रहा है उसका, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया गया, कैसे बढ़ाया गया, फिनटेक का ग्रोथ हुआ है, कैसे हुआ है। सो अनटिल एंड अनलेस आप स्पेसिफिक होकर नहीं बताएंगे, आप एक एवरेज और मीडियोकर आंसर लिख रहे हैं, या एट टाइम्स बिलो एवरेज भी मैं कह सकता हूं, वो आंसर कभी स्टैंड आउट नहीं होगा। वो आंसर कभी 10-12 मार्क्स फेच नहीं करेगा, वो फेच करेगा 6-7, मैक्स टू मैक्स 8। So your writing should be very, 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 very specific, specifically in these two kinds of section. मैनेजमेंट में फिर भी चल जाता है, बट मैनेजमेंट में भी कहाँ प्रॉब्लम आती है मैं बताता हूँ। अब कोई स्पेसिफिक थ्योरी पूछी गई है आपसे, आप थ्योरी नहीं लिखकर इधर उधर राउंड राउंड घुमा रहे हैं। और कई बार मैनेजमेंट में तो आज मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स है राइटिंग, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि फाइनेंस का सिलेबस ज्यादा है या ईएसआई का सिलेबस ज्यादा है, मैनेजमेंट तो स्टैटिक है। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, मैनेजमेंट की राइटिंग सबसे टफ हो जाती है। उसका रीजन क्या है, मैनेजमेंट हमेशा रिलेशन में क्वेश्चन पूछता है कि भाई इंप्लॉय का मोटिवेशन, इंप्लॉय का मोरल कैसे बढ़ा सकता है। अब ये दो कीवर्ड को लिखना पड़ेगा मिक्स करके। ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस जो होते हैं वो किस तरह से डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, अगेन दो कीवर्ड्स हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत स्पेसिफिक होकर क्वेश्चन को समझें और स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करें, जेनरिक आंसर्स में मत बढ़ाएं अपने आप को। बस इसमें मैं एक टिप आपको और देता हूं जो मैंने देखा है काफी। एक मिनट, कोई शायद ज्वाइन करना चाह रहा है, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। तो एक टिप मैं आपको और बताता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट क्या करता है, जैसे मान लो क्वेश्चन आया है लेट्स से लीडरशिप के ऊपर, लेट्स से या कम्युनिकेशन के ऊपर, कुछ भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया। स्टूडेंट क्या करेगा, बहुत दूर से शुरुआत करेगा। उसकी पहली लाइन आएगी मैनेजमेंट क्या होता है, अगली लाइन आएगी भाई मैनेजमेंट में क्या फंक्शंस होते हैं। उसके बाद आप जाके उसमें कहानी जोड़ोगे कि हाँ डायरेक्टिंग वाले फंक्शन में लीडरशिप आता है, और फिर लीडरशिप के डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो आपने ऊपर की जो 5 लाइनें लिखी हैं वो बिल्कुल जेनरिक है, उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है आंसर के साथ। आपने अपना टाइम वेस्ट किया, आपने अपने वर्ड्स वेस्ट किए। आपको सीधा मेन कीवर्ड से क्वेश्चन को शुरू करना चाहिए था। हाँ, उस पर्टिकुलर कीवर्ड में आप कोई बेस बनाना चाहते थे तो आप बता सकते थे, आप लीडरशिप के ऊपर बताते, उसके रिसर्च के बारे में बताते, वो फिर भी सेंस बनता है कि आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे मूव कर रहे हो। बट इतने दूर से बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी।
और पहले 5 लाइन में ही इंस्ट्रक्टर ऑफ हो जाएगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। कहेगा यार क्या लिखा है यार। दिस इज नॉट कॉल्ड स्पेसिफिक राइटिंग, दिस कॉल्ड जेनरिक राइटिंग। सो थोड़ा सा जेनरिक राइटिंग से बचेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस भी लेना चाहूंगा अगर आप पूछेंगे तो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जामिनर का एक ट्रैप होता है। हर एग्जामिनर या कोई भी एग्जाम एक ट्रैप बिछाता है। मैं भी जब पेपर सेट करता हूँ तो एक एक प्रायर ही मेरे को अंडरस्टैंडिंग होती है कि स्टूडेंट कहाँ गलत करने वाला है। मेरा एक ट्रैप है, मैं स्टूडेंट को फंसाता हूँ उसमें। कैसे? कीवर्ड राइटिंग करवाता हूँ उससे। अब कीवर्ड राइटिंग कैसे होती है मैं आपको वो भी समझाता हूँ, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट गया पेपर में। अब एग्जाम देने वाले ना दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वो जो काफी तैयारी के साथ आए हैं, ठीक है, उन्होंने वो साल 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको आइडिया है पेपर कैसा होता है, पेपर का एनवायरनमेंट कैसा होता है। काफ़ी लोगों से ट्रेन होकर आए हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे लोगों के कोर्सेज हैं उनके पास। तो एक कहीं ना कहीं उनके पास एक एक बहुत मटेरियल है। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि वही लोग सिर्फ पास होते हैं, बट उनकी तैयारी का आपको फर्क दिखेगा। दूसरे साइड ऐसे भी लोग आते हैं एग्जाम में जो इतने तैयार नहीं है, ठीक है, उनका एग्जाम फेज 1 निकल गया, वो इतनी तैयार नहीं थे। अब कई लोग तो सरप्राइज ही हो गए। मेरा खुद का एक स्टूडेंट है, उसने मुझे खुद फोन करके बोला कि सर मैं मुझे उम्मीद नहीं है मैं पास करूंगा, बाद में वो पास हो गया। जब वो पास हो गया अब वो परेशान हो रहा है क्योंकि सर उसने फेज 2 पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, उसको लगा था मेरा होगा ही नहीं। अब मैंने उसको यही बात कही कि भाई तेरे पे भगवान इतना मेहरबान हो रहा है कि तू बिना पढ़े गया फेज 1 में और फेज 1 क्लियर हो गया, तो यू शुड बी हैप्पी एंड गो टू द एग्जाम विथ हैप्पी मूड। क्या पता भाई गुड लक डेज चल रहे हैं आपके, एंड यू नेवर नो। सो वट एवर। तो अब वहां पे क्या होता है, वो जो स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा, क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव को समझ नहीं पा रहा, वो कीवर्ड राइटिंग कर देता है। कीवर्ड राइटिंग का मतलब क्या है? वो रीड करेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन करते करते उसे कीवर्ड मार्क करेगा। ओ एल्टन मायो पूछा है, ओ टेलर पूछा है, ओ हेनरी फ्योल पूछा है, ओ मैनेजरल ग्रिड पूछा गया है, कट लुइन थ्योरी पूछी गई है। क्वेश्चन हो सकता है कुछ और पूछा गया हो। क्वेश्चन हो सकता है ये पूछा गया हो कि कर्ट लुइन थ्योरी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज को सेटल कैसे कराती है, या ऑर्गेनाइजेशन चेंज में को डिफरेंट इन्वायरमेंट में कैसे परसीव करती है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा पूछा गया। बट हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन रीड किया, हमने देखा ओ कर्ट लुइन थ्योरी, फटाफट उसको राउंड किया और सारी कर्ट लुइन की थ्योरी उधर जाके डाल दी कि भाई कर्ट लुइन थ्योरी ये होती है, अनफ्रीज ये करते हैं, फ्रीज ये करते हैं, स्टेबिलिटी ये करते हैं, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है। सारा क्वेश्चन गलत हो गया। दैट्स कॉल्ड एग्जामिनर ट्रैप। वो जानबूझकर आपको ऐसे कीवर्ड्स देता है। मैं आपको लास्ट ईयर का एग्जांपल देता हूं। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था ब्लॉकचेन वाला। अब ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है। स्टूडेंट को क्या लगा कि ब्लॉकचेन के ऊपर तो हमने क्रिप्टो करेंसी पढ़ा था, तो क्रिप्टो करेंसी सारी की सारी वहां जाके उतार दी। क्वेश्चन पूछ रहा है ब्लॉकचेन कैसे रिवॉल्यूशनाइज कर रहा है, क्या वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के थ्रू कर रहा है? देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बट स्टूडेंट को क्या लगा, हमने तो ब्लॉकचेन यार क्रिप्टो में पढ़ा है, बस क्रिप्टो में जाकर सारी क्रिप्टो करेंसी वहां लिखा है। So these are the 5 things which I wanted to share with you. And thank you so much for joining in. All the very best. My best wishes with you. And it is not about, तभी मैंने ये सेमिनार ओपन किया था। मैं चाहता तो सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए कर सकता था, बट आई वांटेड इट टू बी ओपन टू एवरीवन। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरे ही प्लेलिस्ट से पढ़ाई की है और वो एग्ज़ाम में जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिखाया मेरी प्लेलिस्ट पे, एंड दे वर कंफर्टेबल टू रीड फ्रॉम इट। So I'm really thankful to all those people. Now we are open for any questions.